हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद काजल। आज हम एमएसएन के जो टॉपिक्स हैं उसी पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो भी हैं उस पे बातें करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, रैशनल्स के साथ एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके अलावा अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आ रही हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग एक 19 ईयर ओल्ड पेशेंट है विथ टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेजेंट्स विथ ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका 420 mg/dl है। उसके जो रिस्पिरेशंस के टाइप है वो कुसुमोल रिस्पिरेशन है, फ्रूटी ब्रेथ है एंड ब्लड प्रेशर जो है उसका 90/60 mmHg है एंड यूरिन कीटोन पॉजिटिव है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नर्सेस फर्स्ट एक्शन? Option 1 is administer IV insulin, B is start rapid IV normal saline, and third one is give sodium bicarb, and fourth is check HbA1c. तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग एक 19 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसका जो टाइप 1 डायबिटीज़ है पेशेंट को तो पहले ही ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइक बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो ब्लड में ही उनकी जो लेवल है वो रेज होती हैं। तो बॉडी थिंग्स की जो सेल है वो स्टारवेशन में है। ओके, नाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा एंड कुसमोल रिस्पिरेशन है, साथ में फ्रूटी ब्रेथ है, बीपी कम है एंड यूरिन कीटोन पॉजिटिव है। सो नाउ यहाँ पे जब बॉडी थिंक कर रहा है कि जो हमारा सेल है वो स्टार्व कर रहा है, नाउ व्हाट बॉडी स्टार्ट्स टू डू लाइक वो एनर्जी के लिए फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा एंड फैट जब ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। सो अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन इसका होता है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से हमें बायकार्ब कम दिखेंगे, पीएच कम दिखेंगे एंड बॉडी भी कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। हमारे बॉडी में जो CO2 की लेवल इंक्रीज हो चुकी है उसको वो ब्लो ऑफ करने की कोशिश करेगा एंड उसी के लिए रिस्पिरेशन की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएंगे। सो जो रिस्पिरेशन होगा वो डीप होगा, रैपिड होगा एंड लेबर्ड ब्रीदिंग होगा, जिसको कि हम बोलते हैं कुसुमोल रिस्पिरेशन। ठीक है, नाउ ब्रेथ भी फ्रूटी ब्रेथ भी उसी कीटोन की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं एंड बीपी जो है वो 90/60 आ चुके हैं, कम हो गया है एंड यूरिन कीटोन पॉजिटिव आएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम ABC से थिंक करना स्टार्ट करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, तो एयरवे एंड ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ भी पेशेंट्स को यहाँ पे एज सच कुछ इमरजेंसी या फिर नीड नहीं है, बट सर्कुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टार्ट रैपिड IV नॉर्मल सलाइन, क्योंकि पेशेंट का जो बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एंड यहाँ पे ग्लूकोज अगर हमारे बॉडी में काफ़ी हाई है तो वो क्या करता है, इट कॉजेज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। यस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस में एक्चुअली पॉलीयूरिया होता है पेशेंट्स को, पॉलीडिप्सिया होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो किडनी है उसकी भी एक लिमिट है ग्लूकोज को फिल्टर करने की। सो अगर ब्लड जो है ग्लूकोज लेवल को एक पर्टिकुलर लेवल को एक्सीड करता है, लाइक जो कि किडनी का थ्रेशोल्ड लेवल होता है ग्लूकोज के लिए, उसको एक्सीड करता है तो किडनी फिर उसको फिल्टर नहीं करती है एंड वो यूरिन में हमें देखने को मिलता है। सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड ग्लूकोज दिखेगा हमें यूरिन में। सो पेशेंट्स डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मेनली फोकस करना है इसी पॉइंट पे, सर्कुलेशन पार्ट में, दैट की पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा रहा है। सो हमें सबसे पहले हमें फ्लूइड रिप्लेस करना है। सो इसका आंसर जो जाएगा वो B जाएगा, दैट इज स्टार्ट रैपिड IV नॉर्मल सलाइन। सो यहाँ पे अगर हम देखें HbA1c, सबसे पहले तो होता क्या है, HbA1c इज ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब HB से कितना ग्लूकोज जो है वो अटैच्ड है। ये रफली हमें 2 to 3 मंथ्स एस्टिमेटेड ग्लूकोज लेवल को हमें ये शो करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ पेशेंट को रिलीफ या फिर बेनिफिट यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी वाइज अगर हम बात करें तो। ठीक है, पेशेंट का ऑलरेडी एडमिनिस्टर इंसुलिन ऑब्वियसली वो भी करेंगे, ऑप्शन A जो हम थिंक कर रहे हैं जाएगा ऑप्शन, बट ये सेकेंड नंबर पे हम इसको रखेंगे। प्रायोरिटी पे तो हम अभी स्टार्ट रैपिड IV नॉर्मल सलाइन ही रखेंगे, देन आफ्टर इंसुलिन की हम बात करेंगे। ठीक है, सो आंसर विल गो B। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं, ए डायबिटिक पेशेंट रिसीविंग इंसुलिन
बिकम स्वेटी, ट्रिमुलस, कन्फ्यूज्ड एंड ब्लड ग्लूकोज उसका 54 चला गया है। ऑलरेडी वो पेशेंट डायबिटिक है, इंसुलिन ले रहा है फॉर द मैनेजमेंट पर्पस, बट क्या हो गया सम एनी हाउ कि वो पेशेंट्स में भी इंसुलिन का डोज ज़्यादा चला गया हो, स्वेटी हो गया, लेने के बाद कंफ्यूज हो गया और ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका 54 हो गया एंड 54 इज़ लाइक पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे उस टाइम? तो हमें एक याद रखना है 15-15 रूल। ठीक है, लाइक 15 ग्राम ग्लूकोज हमें देना है पेशेंट को। ऑप्शन इसका बी आंसर जाएगा, देना है। एंड 15 इज लाइक आफ्टर 15 मिनट्स हमें फिर से शुगर जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करनी है। आईवी इंसुलिन तो हम आईवी देंगे नहीं और ही नुकसान ही करेगा पेशेंट्स को आईवी इंसुलिन देने के बाद। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड चेक यूरिन कीटोन्स, नॉट अ प्रायोरिटी वाइज अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक जाते हैं तो हम उनको ओरल ग्लूकोज ही देंगे, एंड अगर ज़्यादा ही हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया तो आईवी डेक्सट्रोज भी देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आते हैं, अब एक पेशेंट है वो अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। ऑलरेडी बता दिया है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है और वो अनट्रीटेड है। टेम्परेचर उसका चला गया 40 डिग्री सेल्सियस, हार्ट रेट 150 दैट इज टेकिकार्डिया, टेम्परेचर दैट इज हाइपरथर्मिया एंड सीवियर एजिटेशन हो रहा है एंड बीपी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में हम कौन सा कंडीशन सस्पेक्ट करेंगे? तो अनट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये कंडीशन कहलाता है थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, थायराइड स्टॉर्म यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से उसके जो हार्मोन्स है T3 एंड T4 उसकी सिक्रीशंस बढ़ जाती है। सो बॉडी में सब कुछ लाइक एवरीथिंग हम यहाँ पे सोचेंगे कि वो फास्ट हो जाता है। तो इसको हम कंडीशन बोलते हैं हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, बॉडी उसमें चला जाता है। तो एवरीथिंग फास्ट हो जाने की वजह से लाइक एवरी सिस्टम की अगर हम बात करें, रिस्पिरेटरी सिस्टम तो वो भी फास्ट हो गया, जो भी है हमारा लाइक पेशेंट्स का डाइजेशन फास्ट हो गया, डायरिया हो गया, उसको वेट लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ें पेशेंट इसमें ऐसे दिखेंगे हमें। उसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। बहुत इमरजेंसी कंडीशन, इसको भी ट्रीट करना होता है लाइक इमीडिएटली। ठीक है, एंड अदर ऑप्शंस लाइक मिक्स एडिमा कोमा, SIADH, एडिसन्स क्राइसिस, ये सब भी हॉर्मोन्स की किसी की डिफिशेंसीज की वजह से हो रहे हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शंस में ऐसे देख के हमें, वैसे तो हाइपरथायरॉयडिज्म देख के हम या तो चले जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे ही ऑप्शन में दे दिया तो मोस्टली क्लियर हो ही जाता है कि इसका आंसर क्या जाने वाला है, क्योंकि मिक्स एडिमा कोमा हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है। SIADH ये जो हमारा एडिनल ग्लैंड है उसकी हार्मोन्स की डिफिशियंसी या फिर एक्सेस जो है उससे रिलेटेड है, एडिसन्स क्राइसिस। तो हाइपरथायरॉयडिज्म देने से हम ऑप्शन थायराइड स्टॉर्म टिक कर लेंगे, बट हमें डिटेल में पूरा समझना है एक्चुअली में होता क्या है, तो वो हमने बात कर ली है कि थायराइड स्टॉर्म में होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक एल्डरली पेशेंट है जो कि प्रेजेंट्स विथ हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया है, स्लो रिस्पिरेशन है एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस है। नाउ व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? याद रखना बच्चों कि क्वेश्चन जो भी आते हैं हमेशा ऑप्शंस हमें हम हर चीज़ वहाँ पे सही दिखेंगे कि एक के बाद एक करना ही है हमें पेशेंट के लिए, बट प्रायोरिटी वाइज जब भी आए तो हमें बहुत ही फोकस्ड रहना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रायोरिटी वाइज ही आते हैं एंड ट्रिकी होते हैं। सो इसमें ध्यान रखना है। नाउ एल्डरली पेशेंट है, प्रेजेंट्स कर रहे हैं हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया एंड स्लो रिस्पिरेशन, अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, तो हम प्रायोरिटी नर्सिंग क्या देंगे? ऑब्वियसली ABC से थिंक करना हम स्टार्ट करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है पेशेंट्स को, ये एक जो हमारा केस है वो मिक्स एडिमा कोमा का केस है। ओके, इससे पहले जो हमारे ऑप्शन थे ऊपर में, यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दिखे थे, जो पहला क्वेश्चन था मिक्स एडिमा कोमा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर A में अगर हम देखें तो वही इसका आंसर जाएगा, लाइक मिक्स एडिमा कोमा। मिक्स एडिमा कोमा में होता क्या है, पेशेंट एल्डरली पीपल है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं। इसमें उल्टा सोचना है, हाइपरथायरॉयडिज्म में बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो गया था और इसमें एक्सेस स्लो हो जाता है, तो पेशेंट को अफेक्ट करते हैं ये। पेशेंट हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, जस्ट उसके अपोजिट टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हो जाते हैं रिस्पिरेशन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे ABC से अगर सोचे तो एयरवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि पेशेंट का रिस्पिरेशन स्लो हो गया है। सो इसका जो आंसर जाएगा वो B जाएगा, दैट इज़ वी विल प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा ही स्लो चला गया तो वैसी बात है पेशेंट को अफेक्ट करेंगे एयरवे को ये। तो इसका आंसर B जाएगा। गिव एंटीपायरेटिक
आंसर देखो ये सब नहीं, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर का जो मेडिसिन है वो, क्योंकि या तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में, ये तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ठीक है। इंक्रीज एम्बुलेशन, एम्बुलेशन करा के हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, कुछ जो भी पेशेंट्स को हुआ है लाइक हाइपोथर्मिया, ब्रेडी, स्लो डिस्पेरेशन, अनरिस्पॉन्सिव, उसमें एम्बुलेट करा के कुछ नहीं मिलेगा पेशेंट को, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, ये भी कुछ हेल्प नहीं करेगा पेशेंट को। सो विल प्रिपेयर पेशेंट फॉर इंट्यूबेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे एक पेशेंट है प्रेजेंट विथ मून फेस, पर्पल स्ट्रिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये तो जो भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस तो रटे होते हैं बच्चों को, लाइक जब भी मून फेस, पर्पल स्ट्रिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया अगर ऐसे आते हैं तो ये कुसिंग सिंड्रोम है। एंड इसका आंसर जो आएगा वो कॉर्टिसोल का जो लेवल है इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो इसका आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा बॉडी है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, वो वहाँ पे जो उसके हॉर्मोन्स के ग्रुप हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक ग्रुप वाइज अगर हम डिवाइड करें तो, लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एक आता है ग्रुप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इसमें अल्डोस्टेरोन आते हैं एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल आते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को कुसिंग सिंड्रोम में होता क्या है, ACTH जो है पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से जो सिक्रीट होता है वो कॉर्टिसोल के जो लेवल है उसको बढ़ा देता है। किसी वजह से यहाँ पे कोई भी कॉज हुआ एंड ACTH का लेवल बढ़ा एंड कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया बॉडी में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कुसिंग सिंड्रोम कॉज होता है विथ सिम्टम्स लाइक मून फेस पेशेंट्स को दिखेंगे, पर्पल स्ट्रिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया दिखेंगे। तो विच लैब फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे तो आंसर इज नॉर्मल, दैट इज सी, दैट इज हाई कॉर्टिसोल लेवल, बट वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो होता क्या है कि हमारा जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि कॉर्टिसोल ग्रुप का जो हार्मोन को सिक्रीट कर अल्डोस्टेरोन हार्मोन को जो सिक्रीट कर रहा है, वो बेसिकली करते क्या है कि ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट करते हैं। एंड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं दैट इज़ कॉर्टिसोल, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि बॉडी में जब भी मतलब स्ट्रेस कंडीशन ऐसे आते हैं तो लाइक हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब करते हैं। बट एनी हाउ क्या हो गया कि सो पेशेंट को यहाँ पे कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाने की वजह से जो फीचर्स या बोल सकते कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो दिखेंगे, सिम्टम्स जो दिखेंगे, पेशेंट्स कैसे दिखेंगे, लाइक उनका फेस जो होगा मून फेस होगा, बफेलो हम्प होगा, सेंट्रल ओबेसिटी होगा, थिन एक्सट्रीमिटीज़ होंगे, ठीक है, ये सब देखने को मिलेंगे। एंड ये सब जो फीचर्स हैं उसको याद रखने, क्योंकि एग्जाम्स में जो कुसिंग सिंड्रोम से रिलेटेड आएंगे तो ये सब फीचर्स देते हैं जिसमें आप टिक कर सकते हैं कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाने की वजह से। एक होता है कुसिंग डिजीज़, ये भी कॉर्टिसोल इंक्रीज होने से ही हुआ है, बट इसके जो कॉज है वो पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुसिंग सिंड्रोम के कोई भी कॉज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहा है, एक पेशेंट है विथ एड्रिनल इनसफिशियंसी, प्रेजेंट्स विथ BP 70/40 mm ऑफ Hg, वीक पल्स है, कन्फ्यूजन हो रहा है उसको, सोडियम 124 बहुत ही कम चला गया एंड पोटेशियम 6 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। नाउ एड्रिनल इनसफिशियंसी का क्या मतलब, सबसे पहले तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना है। और एड्रिनल हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा ही था कि जो ग्रुप्स ऑफ हार्मोन्स थे लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कर रहे थे प्रोड्यूस, जिसमें से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हमें अल्डोस्टेरोन आया था एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल। तो इनके जो फंक्शन हैं लाइक अल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है एंड कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब क्या हुआ एनी हाउ कि पेशेंट्स का इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी जिसको हम एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, एडिसन्स डिजीज, वो हो गया पेशेंट्स को। तो ऑब्वियसली जो इसका फंक्शन है उसमें मतलब रुकावट बोल सकते हैं वो आया है। तो सोडियम क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। सो इसके उल्टा इफेक्ट आएंगे बॉडी पे, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम का एक्सक्रीशन हो गया एक्सेस, एंड पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन नहीं आई मीन एक्युमुलेशन हो गया। तो सोडियम हमें 124 दिख रहा है, लाइक सोडियम की कमी हो चुकी है ऑलरेडी, पोटेशियम थोड़ा सा हाई लेवल जा चुका है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है। एंड पेशेंट्स का BP काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है 70/40।
क्योंकि कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी हमें यहाँ पे कम दिख रहे हैं। सो अगर पेशेंट कभी भी स्ट्रेस कंडीशन लाइक इन्फेक्शन हो गया, प्रेगनेंसी, कोई भी घटना घट चुकी है पेशेंट्स के साथ जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ चुका है, तो पेशेंट को उस टाइम पे अफेक्ट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्टिसोल जो है वो कम है। तो ऐसे में हमारे जो प्रायोरिटी इंटरवेंशन है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इज ओरल फ्लूइड्स, देन आईवी, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इंसुलिन एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। तो ABC से अगर हम यहाँ भी चलते हैं तो एयरवे एंड ब्रीदिंग में तो कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं नज़र आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। बट यस, सर्कुलेशन पार्ट में हम देख रहे हैं ओरल फ्लूइड्स। अगर पेशेंट्स इस कंडीशन में है तो ओरली हम कुछ भी प्रेफर, लाइक ओरल पे ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, हम IV के थ्रू पेशेंट को देना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो जल्दी क्विक एक्शन में आएगा। तो ओरल फ्लूइड तो नहीं आएगा, ऑप्शन A। IV में हम फ्लूइड की बात करेंगे, यस IV फ्लूइड हमारा प्रायोरिटी होगा क्योंकि पेशेंट एक हाइपोटेंशन में भी है। सो IV फ्लूइड विल बी आवर प्रायोरिटी, बट हमारा यहाँ पे ऑप्शन में IV फ्लूइड है नहीं। IV फ्लूइड के साथ साथ IV हाइड्रोकॉर्टिसोन भी हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में हमें IV हाइड्रोकॉर्टिसोन मिल रहा है, इसलिए हम आंसर B टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास IV फ्लूइड्स होते तो वो हम टिक करते क्योंकि ऑलरेडी BP कम है, सर्कुलेशन पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे, बट वो ऑप्शन में नहीं है। सो IV फ्लूइड के साथ साथ IV हाइड्रोकॉर्टिसोन हम देंगे सेकेंड ऑप्शन में, एंड यस हमारे पास ये ऑप्शन है, सो हम B टिक करेंगे। इसका आंसर IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक पोस्ट हेड इंजरी पेशेंट है, डेवलप्स यूरिन आउटपुट दैट इज 400 ml पर आवर, बहुत ही ज़्यादा है, पॉलीयूरिया, एक्सट्रीम थर्स्ट होगा उसकी वजह से, एंड सोडियम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है दैट इज़ 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो विच कंडीशन इज सस्पेक्टेड? तो अगर ऐसे हमें दिख रहे हैं, पॉलीयूरिया आ रहा है, पॉलीयूरिया की वजह से एक्सट्रीम थर्स्ट है, एंड हाइपर नेट्रीमिया दैट इज़ 155, तो कौन सा कंडीशन? तो ऑप्शन चलो चेक करते हैं, दैट इज़ SIADS, दैट इज़ SIDH, and DKA, that is diabetic ketoacidosis, diabetic insipidus, ऑप्शन नंबर C, and D is hyperthyroidism। तो अगर हम एक हार्मोन की बात करते हैं दैट इज़ ADH, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोर करता है, लाइक हाइपोथैलेमस प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ये दोनों, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होते हैं, फिर देन बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से वो रिलीज होते हैं। जो ADH है दैट इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसका काम है वाटर का जो लाइक वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर लेवल को मेंटेन रखना। तो ADH अगर हमारे बॉडी में एनी हाउ कम हो गया तो एक्सेसिव वाटर, लाइक वाटर का एब्जॉर्प्शन किडनी से नहीं हो पाएगा, एंड एक्सेसिव वाटर यानी यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिख रहा है यूरिन आउटपुट 400 मिलीलीटर ml पर आवर है, तो एक्सेसिव है ही पॉलीयूरिया, एंड एक्सट्रीम थर्स्ट होंगे उसकी वजह से, एंड रिलेटिवली सोडियम क्या होगा कि हमारे ब्लड में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सोडियम जितना यूरिन आउटपुट जा रहा है उतना सोडियम नहीं जा रहा है। सो रिलेटिवली ब्लड में क्या होगा कि सीरम सोडियम लेवल जो होगा वो इंक्रीज हमें मिलेगा। सो इसका आंसर तो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, ADH जो हो गया हमारे बॉडी में कम हो गया है एनी हाउ। ठीक है, नाउ and SIDH is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion। इसमें क्या होता है कि ADH जो है वो बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस का अपोजिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पेशेंट है, उसका थायराइड सर्जरी हुआ है, तो पेशेंट को सर्जरी के बाद क्या हुआ, टिंगलिंग अराउंड माउथ, मसल स्पैज्म हो गया, एंड पॉजिटिव चॉस्टिक साइन देखने को मिल रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थायराइड सर्जरी में क्या हुआ एक्चुअली, एक्सीडेंटली वी कैन से, किसी वजह से पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड के पीछे वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, एक्सीडेंटली। नाउ पैराथायरॉयड जो हार्मोन ग्लैंड हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि कैल्शियम का जो एक लेवल है, मतलब रेगुलेशन में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ओके, नाउ एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो गया, एंड पेशेंट्स में हाइपोकैल्सीमिया हो गया, लाइक कैल्शियम की जो है वो कमी हो गई बॉडी में। तो कैल्शियम की कमी हो गई तो
पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड तो है नहीं जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा एंड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। तो क्या होगा बॉडी में? टिंगलिंग अराउंड माउथ होगा हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, मसल स्पैज्म होगा एंड पॉजिटिव चॉस्टिक साइन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चॉस्टिक साइन में होता क्या है कि अगर हम फेशियल नर्व्स को अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे ट्विचिंग देखने को मिलता है, जो कि किसी भी थायराइड सर्जरी वाले पेशेंट्स के, अगर हाइपोकैल्शियमिया में जा रहे हैं पेशेंट तो ये साइन पॉजिटिव मिलेगा हमें। एक और साइन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रसॉ साइन। तो जो हमारा नेक्स्ट साइन है दैट इज द ट्रसॉ साइन। इसमें क्या होता है, ट्रसॉ साइन में अगर हम बीपी कफ पेशेंट्स को लगाते हैं एंड इन्फ्लेट करते हैं 1 to 4 मिनट्स तक तो हमें कार्पल स्पाज्म देखने को मिलता है। ये भी पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा हमें अगर पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी है, दैट इज हाइपोकैल्शियमिया का है पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी। तो 2 साइन जो हमें वो पॉजिटिव मिलेंगे, दैट इज पॉजिटिव चॉस्टिक साइन एंड पॉजिटिव ट्रसॉ साइन। अगर पेशेंट्स को थायराइडेक्टमी हुआ, एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो गया तो हाइपोकैल्शियमिया में ये हमें देखने को मिलेगा। नाउ नॉर्मली क्या होता है, लाइक अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड होता, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती तो वो एक्टिवेट होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होते एंड ये क्या करते कि जो किडनी है वहाँ से एक तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता, बोन पे एक्ट करते, वहाँ से बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट होता, लाइक बोन का ब्रेक डाउन इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से, और फिर वहाँ से हमें ब्लड में कैल्शियम देखने को मिलता, यानी मेंटेन होता लेवल। एंड एक विटामिन डी की हेल्प से वो इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसमें वो हेल्प करवाता। तो पीटीएच यहाँ एक्ट करते हैं लाइक किडनी, इंटेस्टाइन, बोन, तो ये भी याद रखना है हमें एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ इसका जो आंसर जाएगा वो होगा हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं दैट इज द क्वेश्चन 9। इसमें क्या है कि एक अडल्ट पेशेंट है जिसका इनलार्ज्ड हैंड एंड फीट है, प्रोट्रूडिंग जॉ है एंड थिकन्ड फेशियल फीचर्स हैं। क्या कॉज हो सकते हैं इसके? तो वैसे तो हम ऑप्शन टिक कर ही लेंगे, लाइक एक्सेस इंसुलिन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, लो कॉर्टिसोल, लो टीएसएच। तो इसका आंसर बी जाएगा, दैट इज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। बट कैसे हुआ, इसमें क्या हो रहा है, विल सी। एडल्ट है, लाइक प्यूबर्टी के बाद की बात हो रही है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी से पहले अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये जिजेंटिज्म कहलाता है, एक टर्म है। एंड अगर ये प्यूबर्टी के बाद का ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया जीएच, तो ये एक्रोमेगैली टर्म बोलते हैं, वो कहलाता है। यहाँ पे जो केस है एक एडल्ट है तो वो एक्रोमेगैली का केस है, ठीक है। इनलार्ज्ड हैंड एंड फिट हो गया क्योंकि जो एपिफेजियल प्लेट्स हैं बोन के वो यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं, तो जो बोन का लेंथ में तो कोई इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पे, बट थिक एंड इनलार्ज्ड हैंड एंड फीट दिखेंगे हमें, थिक एंड फेशियल फीचर एंड प्रोट्रूडिंग जॉ दिखेंगे। बट अगर हम जिजेंटिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे जो एपिफेजियल प्लेट्स हैं वो ओपन है अभी, तो यहाँ पे जो है बोन की लेंथ बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी यहाँ पे, एंड ये जो कंडीशन कहलाएगा वो जिजेंटिज्म कहलाएगा एंड ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज्ड है यहाँ भी। तो 2 टर्म हो गए, जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली दोनों ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होने की वजह से होते हैं, बट जिजेंटिज्म जो है वो प्यूबर्टी से पहले का है एंड एक्रोमेगैली प्यूबर्टी के बाद का है। सो इसमें जो है एपिफेजियल प्लेट क्लोज हो जाते हैं, बट जिजेंटिज्म में एपिफेजियल प्लेट्स जो है वो ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से लेंथ में इंक्रीज होता है, पेशेंट्स की हाइट ज़्यादा मिलेगी। एंड एक्रोमेगैली में हाइट ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट या थिक एंड जिसको बोलते हैं इनलार्ज हैंड एंड फिट, वो मिलेगा हमें। ओके, आई होप कि जो भी क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस बनाने में भी आपको हेल्प मिलेगी, सो उस पॉइंट्स पे भी फोकस करना है। ओके, बाय बाय।